में आप डिफरेंस क्या लगता है रिफ्लेक्शन में लाइट कैसे जाता है, रिफ्रैक्शन में क्या होता है? वर्ड रिफ्लेक्शन का मतलब ही यही होता है कि लाइट आया और रिबाउंड कर गया, ठीक है। और रिफ्रैक्शन में लाइट आया और बेचारा पास कर जाता है, ठीक है। Normally, if you take something like glass, विंडोज देखे हो भाई घर के, लाइट आ जाता ना, बट आप अगर मिरर लगा दो विंडोज में तो सारे लाइट बाहर ही चले जाएंगे, अंदर कुछ भी नहीं आएगा। नाउ हाउ डू दीज लाइट ट्रैवल, ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड, ये ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं आपको। ग्लास स्लैब समझ में आ रहा है? ग्लास स्लैब, ये शायद पता नहीं आपको, स्कूल वाले शायद एक्सपेरिमेंट कराएं आपको ये। कोई 2D फिगर बना रहा हूं मैं। ये ग्लास स्लैब ले लिया मैंने, ये ग्लास स्लैब की थिकनेस है भाई, ठीक है। यहाँ एक पेन यहाँ लगा दिया, एक पेन यहाँ लगा दिया। दिस इज नियरली इन स्ट्रेट लाइन, आप देखोगे तो इसे कोई जाना चाहिए यहाँ पर। कहने का मतलब ये है कि इफ यू पुट योर आईज ओवर हियर, तो आपको ऐसे ही, कहने का मतलब है इधर पे अगर मैं पिन लगाऊं तो यहाँ और यहाँ आना चाहिए, ठीक है। बट व्हाट वाज ऑब्जर्व कि जब यहाँ पर ऐसे करके देखा गया, तो जब भी आप पिन लगाने की कोशिश करते हैं तो ये पिन इधर और इधर लग रहा था, समथिंग लाइक कि रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, क्या चीज करने के लिए बोला? एक मोटा सा थिक सा ग्लास स्लैब लिया, दो पिन्स इधर लगा दिए और नीचे से देखा उसके बीच में से, तो भाई ये स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए अगर लाइट आ रहा है तो। बट व्हाट वाज ऑब्जर्व कि पिन भाई यहां और यहां लग रहा है इंस्टेड ऑफ यहां एंड यहां। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट, इसका मतलब स्ट्रेट ट्रैवल नहीं कर रहा है, कहीं टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, ठीक है। और हमने यही सीखा है कि भाई लाइट तो सीधा ही ट्रैवल करता है, टेढ़ा तो ट्रैवल करता ही नहीं है, ठीक है। बट व्हाट वाज ऑब्जर्व कि ये एक्चुअली यहां पर ऐसा बेंड हो जाता है, एंड अगर मैं नॉर्मल ऐसे ही अगर मैं बनाऊं, ये नॉर्मल है भाई, तो दिख रहा लाइट एक्चुअली बेंड कर जा रहा है। नाउ दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। अब आप देखो, क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं कि पहले मैं ये सोच सकता हूं कि भाई लाइट तो हमेशा सीधा ट्रैवल करता है, ये बेंड क्यों कर गया? तो एक रीजन बोल सकते हैं ग्लास के थ्रू पास कर रहा है इसलिए बेंड कर गया।
फिर दूसरा आता है ग्लास के थ्रू पास करने से क्या हो गया कि बेंड कर गया. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लास एंड एयर? तो एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और दूसरा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. भाई आप अगर पार्टिकल्स ऑब्जर्व करो, ठीक है, पार्टिकल्स ऑब्जर्व करो मतलब एयर के पार्टिकल्स और ग्लास के अंदर जो भी ग्लास जिस पार्टिकल से बना हुआ हो, तो ग्लास के पार्टिकल्स आर मच मोर क्लोजली पैक्ड देन एयर. तो हम ये बोल रहे हैं कि जब ये रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो बेंड कर रहा है. Now, will it bend with water? Will it bend with kerosene? Will it bend with diamond? इन सब में भी बेंडिंग होगा या नहीं होगा? क्या लगता है? होगा? वही सब में बेंड करेगा, बट विल द बेंडिंग बी सेम? इट वोंट बी सेम. इट डिपेंड्स कि कौन सा मीडियम कैसा है उसके ऊपर. क्या लगता है किस में बेंडिंग सबसे ज्यादा होगा? वही डायमंड में सही बोल रहा हूँ, बेंडिंग सबसे ज्यादा होता है ना. उसके लिए एक नया टर्म भी इंट्रोड्यूस कर दिया कि वो नया टर्म एक और होता है विच वी कॉल इट एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं. ठीक है, वो अभी सीखेंगे. नाउ अब क्वेश्चन पहले लिखने की कोशिश करते हैं. अब लिखना शुरू करना भाई. व्हाट इज रिफ्रैक्शन? पहले क्वेश्चन लिखना. व्हाट इज रिफ्रैक्शन? भाई लिखा भाई क्वेश्चन, आंसर अब लिखना भाई. क्या आंसर लिखेंगे? When a ray of light passes, when a ray of light passes from one medium to another, it bends. When a ray of light passes from one medium to another, it bends. This bending of light
is called as refraction. This bending of light is called as refraction. Next लिखना एक और, what is the cause of refraction? Next question आप ये लिखना भाई, what is the cause of refraction? क्या लगता है भाई, क्या रीजन होगा भाई? cause of refraction में आप ये लिखना, different speed of light in different medium is cause of refraction. क्लियर है भाई यहां तक? अब डेफिनेशन लिखना, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, दोनों एक ही साथ लिखना भाई, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. नाउ अब लिखना भाई, दीज आर रिलेटिव टर्म्स, रेयरर और डेंसर मीडियम. कहने का मतलब ये है कि एयर जो रेयरर मीडियम है ग्लास के लिए और ग्लास डेंसर मीडियम है, ग्लास के आगे अगर मैंने डायमंड लगा दिया तो डायमंड वुड बिकम डेंसर मीडियम एंड ग्लास वुड बिकम अ रेयरर मीडियम. ठीक है, तो जो सब्सटेंस को हम डेंसर बोल रहे थे किसी और के सामने रेयरर हो गया. समथिंग लाइक भाई एक 60 नंबर ला रहा है, अरे बहुत बढ़िया नंबर लेके आ रहा है, किससे? 40 वाले से. अब 60 वाले से ऊपर 80 लेके आ गया तो 60 वाले की इज्जत कम हो गई. अब 80 वाले की भी इज्जत कम हो जाएगी अगर 100 लेके कोई आया. तो ये कंपैरेटिव टर्म्स हैं, ठीक है, रिलेटिव बोलते हैं हम लोग एक दूसरे से. तो आप लाइन लिखना भाई, स्मॉलर द स्पीड ऑफ लाइट, smaller the speed of light in a medium, smaller the speed of light in a medium, क्या होगा? रेयरर होगा कि डेंसर होगा? denser the medium is, smaller the speed of light, denser the medium is, comma, greater the speed of light, greater the speed of light, rarer it is. क्लियर है भाई, ये भी समझ में आ गया. नाउ अब नेक्स्ट लिखना, दो बड़े इंपॉर्टेंट रूल्स के इसके बेसिस पे बनते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ लिखना, व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes from rarer to denser medium, when a ray of light passes from rarer to denser medium, it bends towards the normal. It bends towards the normal. And दूसरा नेक्स्ट पॉइंट लिखना, when ray of light passes from denser to rarer, it bends
away from the normal. It bends away from the normal. नाउ इस डायग्राम में आपको बड़ा एविडेंट सा ये चीज दिखेगा भाई। नाउ भाई आप स्केल और पेंसिल निकाल लेना भाई, पूरे ये स्केल और पेंसिल निकालना और सबसे पहला डायग्राम ये बनाना है। अब डायग्राम बनाने में क्या चीज ध्यान रखना है और किस तरह से आपको बनाना चाहिए कि आपका एक बार में सही डायग्राम बने, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। नाउ ग्लास स्लैब के डायग्राम एग्जाम में आते हैं, ठीक है। पहला आप कोशिश ये करना कि ट्राई एंड कीप दिस थोड़ा वाइड एज पॉसिबल, ठीक है। थोड़ा वाइड बनाने की कोशिश करना। भाई आपके पास स्केल होगा, आप अभी देखे होंगे कि जब मैं प्लेस कर रहा था तो लाइंस और एंगल कैसे होने चाहिए कि आपका एक बार में परफेक्ट डायग्राम बने। अभी बनाना नहीं भाई, आप देखना पहले क्या चीज ध्यान रखना है वो मैं बता रहा हूं। आप स्केल ऐसे प्लेस करना ताकि ये पॉइंट देखो, एक पॉइंट ये आ रहा है और एक पॉइंट ये आ रहा है, ये दो पॉइंट दिख रहा है भाई, ए और बी, ठीक है। जब आप स्केल प्लेस करें तो ए और बी ऐसा ना हो कि ये बी इस तरफ को हो, इतना टिल्टेड करके रखना है। रखना भाई अपनी स्केल देखा है कि नहीं, निकाल, ज्योमेट्री बॉक्स में पड़ा हुआ होगा, आलसी पंक्ति दिखा रहा है। भाई आप बनाना ऐसे पॉइंट्स को प्लेस करना कि ये इसके एग्जैक्टली नीचे नहीं हो, थोड़ा टिल्टेड हो। नाउ फर्स्ट रे जो मैं बनाऊंगा वो यहां से लेके यहां तक ये जरूर बनाऊंगा। दिस इज माय इंसिडेंट रे, रेड में दिख रहा है। और दूसरा यहां से लेके यहां तक ये रिफ्रैक्टेड रे, और भाई इसके आगे आप डॉटेड लाइन ही बनाना, ये बनाना, ठीक है भाई। इसके बाद ये स्केल हटा देना और यहां से लेके यहां तक ये पॉइंट ज्वाइन कर देना। क्लियर है भाई, ये समझ पाए भाई? तो आपके डायग्राम एकदम परफेक्ट से बनेंगे। क्लियर है भाई? फिर से याद रखने के लिए जो बोला, स्केल प्लेस किया, एक बार ऊपर में मार्क किया, इधर नीचे में मार्क किया, इधर डॉटेड लाइन ये एक्सटेंड किया। गलती क्या होता है कि ये इस तरफ को आ जाता है तो इतनी बेंड हो जाता है कि वो स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल हमारे को बनाना ही पड़ेगा, सो आई वुड ड्रॉ टू नॉर्मल्स। यहां पर एक 90 डिग्री ये आप बनाना at this point of incidence, and दूसरा
ये 90 डिग्री यहां पर बनाएंगे। क्लियर है भाई? ये these are normal what you are drawing. now एक एक करके नाम लिखते हैं और उनके काम लिखते हैं। ये यहां से लेके यहां तक जो रे है इसे क्या रे बोलेंगे? दिस इज इंसिडेंट, दिस इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। ठीक है भाई, ये ब्लू वाला जो बन रहा है दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, और ये येलो वाले लाइन को क्या बोलते हैं? ना, दिस इज कॉल्ड एज इमर्जेंट रे। भाई जो फाइनली रे पाथ फॉलो कर रहा है वो ये फॉलो कर रहा है, यहां गया टेढ़ा और इस तरह से बिना एरो के आपको लड्डू देंगे, ये तय बात है। भाई स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया रहता है टीचर्स लोगों को, सीबीएसई वाले गाइडलाइंस इशू करते हैं। ठीक है, तो आप कभी बना के देख लेना क्या आपको लड्डू देते हैं या नहीं, देंगे ही देंगे। आप सब कुछ सही बनाए और बस एक एरो मिस कर देना, कुछ भी नंबर नहीं देंगे। ठीक है, नाउ अब ये बताना एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन में किससे मेजर कर रहे थे? व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? किसके किसके बीच में एंगल बनता है? भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन में भी आपने सीखा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सारे नॉर्मल से बनते हैं। यहां पर भी सारे एंगल नॉर्मल से हम लोग लेके चलते हैं, कोई भी सरफेस वाले मिरर से नहीं चलते हैं। तो यहां पर ये एंगल नॉर्मली I1 बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। This angle is called as angle of refraction. भाई ये नॉर्मली आप देखो I1 लिखे हैं, दिस इज सेकेंड एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं जब दोबारा इसी मीडियम में ट्रैवल करता है। एंड दिस एंगल E, this is called as angle of emergence। ठीक है, भाई ये जो रेड वाला रे आया इसे जाना चाहिए था इसी डायरेक्शन में, बट जा रहा है यहां से। These two are always parallel, याद रहेगा भाई, ये स्केल से इसलिए सीधा करके बनाया, स्केल के दोनों एंड पैरेलल होते हैं। तो what we can call as this length, इस लेंथ को क्या बोलेंगे, इसको क्या बोल सकते हैं, क्या लगता है? This is the deviation suffered by incident ray। भाई इस पूरे, भाई मैंने अलग अलग कलर्स यूज किए हैं कि आपको क्लैरिटी के लिए,
आपको एक ही पेंसिल से ही बनाना है, जिसके लिए आपको नंबर देंगे। ये क्वेश्चन नॉर्मल, ये भी लिख लेना भाई, दिस इज नॉर्मल। आप दिस इज नॉर्मल, ठीक है। क्या लगता है, बताना ये कितने मार्क्स का होगा ये डायग्राम? 5 मार्क्स से तब क्वेश्चन ही आना बंद हो गया भाई साइंस में, ठीक है। 5 में भी पार्ट पार्ट में देते हैं। दिस वुड बी नॉट लेस देन 3 मार्कर फॉर यू। कि ड्रॉ अ लेबल डायग्राम when a ray of light passes through a glass prism। क्वेश्चन समझ में आया भाई? लेबल डायग्राम, यही चीजें कई बार आपको स्पेसिफाई भी कर देते हैं सारा कुछ, कई बार स्पेसिफाई नहीं भी करते हैं कि अपना स्पेसिफाई क्या हुआ। क्लियर है भाई? ये बना लोगे, याद रहेगा भाई ये। नाउ अब आप देखो, मैं तो एक ही ये डायग्राम याद रखा हूं। अब एक लाइन अभी पीछे लिखाया था कि रेयरर से डेंसर, क्या सिखाया था? ना ये ना सिखाया था। इफ अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, तो व्हेन टुवर्ड्स द नॉर्मल दिखाया था। अब आप देखो, जो रे यहां से जा रहा है, जाना चाहिए ये रेड वाले लाइन पे, ये दिख रहा है नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ, दिख रहा है भाई ये। आप दूसरा पार्ट देखना, जो ये ब्लू वाला लाइट है, इसे जाना चाहिए था ऐसे ही, जाना चाहिए था ना सीधे। और हम क्या बोल रहे हैं, जब वो डेंसर से रेयरर जा रहा है, तो इट शुड बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये देखो, ये यहां से यहां अवे चले गया। तो एक ही दिस इज, ये डायग्राम के बाद ये एक्सप्लेनेशन दे रहा, डायग्राम में ये ना दिखाने की जरूरत है भाई, ये आपके लिए। दिस इज मूविंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, this is moving away from normal। क्लियर है भाई? ये जो लाइन पीछे लिखा है, अगर आप डायग्राम याद रखोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इसमें एक दो बातें हैं जो कई बार हजम होती नहीं है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट अगर देखा जाए तो रेड वाले पार्ट, व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट? नॉर्मली कितना लेके चलते हैं स्पीड ऑफ लाइट, किसी को याद भाई? 3 into 10 to the power 8, क्या गाय भैंस गधा भाई? दिस इज द नॉर्मल स्पीड ऑफ लाइट। अब ये रेड वाले की स्पीड, दिस इज फॉर वैक्यूम लेके चलते हैं। इनफैक्ट वैक्यूम और एयर में भी देयर इज अ डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। बात बहुत माइनर डिफरेंस है, तो हम लोग लेके उतना चलते नहीं है, लेके चलते हैं कि नहीं सेम है। यहां और ये ब्लू वाले लाइन में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है, और जब ये वापस निकलती है तो अगेन इसकी स्पीड 3 into 10 to the power 8 हो जाती है। क्लियर है भाई ये चीज? तो स्पीड ऑफ लाइट, अब बेंडिंग जो बोल रहा था उसकी कॉज जो बोल रहे थे, दिस वाज द ओनली कॉज। तो आपसे ये दोनों क्वेश्चन पूछते हैं कि अब रिफ्रैक्शन के बहुत सारे फिनोमेनन्स हैं जो आपको इल्यूजन्स देते हैं। किसी को आइडिया भाई, रिफ्रैक्शन में कहीं पर इल्यूजन या कहीं पर पड़ा कुछ भी भाई?
जहां पर आप रिफ्रैक्शन देखे हो। डेजर्ट में मिराज, भाई सही बोल रहे हो आप। गर्मियों में अगर रोड्स पे देखोगे तो पानी जैसा दिखता है। मिराज में भी नियरली यही होता है कि आप दूर में देखोगे तो लगेगा कि पानी है, बट जब आप नजदीक पहुंचोगे तो लगेगा गायब हो गए। ये बहुत सारी स्टोरी में यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप सी में जाओगे तो शिप्स आपको रेज्ड दिखेंगे, लगेगा कि भाई ये पानी में नहीं है, पानी के ऊपर उड़ रहा है। दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। कभी भी आग देखे हो भाई, आग देखे हो ना। अगर कभी भी आग के बीच से जहां या आग के ऊपर से भी आप कोई ऑब्जेक्ट दूसरे तरफ देखने की कोशिश करोगे तो यू विल फाइंड कि ऑब्जेक्ट यू विल फाइंड इज वेवरिंग दिखेगा, सीधा नहीं दिखेगा। अगर आप दूसरे एंड पे खड़े हैं तो आपको टेढ़ा टेढ़ा सा दिखेगा, एग्जैक्ट बंदा वह सीधा नहीं दिखेगा। देन another thing what you can see is rainbow देखा है भाई, that is also because of refraction। भाई ये जो भगवान ने ऊपर छत लगा रखा है, लगाया है या नहीं लगाया, कहीं छत लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, अपार्ट फ्रॉम जो हम लोग छत बना रखे हैं, ब्लू ब्लू जो छत दिखता है वो है या नहीं है या नहीं है? लगता तो है भाई कि ब्लू, डेली सुबह उठते जब उठते तो देखते ब्लू ही दिखता है, रात को लाइट नहीं होता तो काला हो जाता है। ऐसा लगता है या ना लगता है, बट है या नहीं है छत भाई। द स्काई अपीयर्स ब्लू, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये भी सीखेंगे व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू इन कलर। भाई अगर आप एस्ट्रोनॉट्स बहुत हाइट पे चले जाएं, ठीक है, या एरोप्लेन भी बहुत ऊपर चले जाए जहां पर आप नियरली एटमॉस्फेयर क्रॉस कर गए, तो टू दोज पीपल द स्काई अपीयर्स कंप्लीटली डार्क, डार्क दिखेगा उसे, ठीक है। स्टार्स बोलते हैं ट्विंकल करता है, बोलते हैं ना स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, planets do not। this twinkling of star, by all these you are going to study in this chapter, not only this। अच्छा ये बताना, कभी डेंजर के लिए लाल कलर ही क्यों चूज कर लिया, चूज किया है ना, अगर रेड के जगह ब्लू ही कर लिया तो क्या दिक्कत था? कोई रीजन साइंटिफिक होगा कि ऐसे चलो भाई लगा देते हैं, क्या लगता है? हाँ ना ना ना, रिफ्लेक्ट तो इससे क्या? फिर से बोल, फिर से बोल एक बार दोबारा अनम्यूट करके। चलो एनीवे, we would be answering these questions only in this particular chapter। तो इस चैप्टर में आप एटलीस्ट इतने क्वेश्चंस आई विल ट्राई एंड आंसर। इवन क्लाउड अपीयर्स वाइट, क्यों वाइट अपीयर करता है, ये भी आप रीजनिंग यहीं पर सीखने की कोशिश करेंगे। नाउ बुक कहाँ गए थे, बुक ही नहीं है। ओके, नाउ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ना भाई फिर से।
just go through laws of refraction. दो लॉज आपको दे रखे हैं रिफ्रैक्शन के, वो पढ़ना भाई एक बार आप। नाउ दोनों लॉज पहले आप लिखना भाई, अब नेक्स्ट आप साथ साथ में नोट्स भी बनाते जाना। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लिखना भाई। फर्स्ट तो जैसे रिफ्लेक्शन में था और रिफ्रैक्शन में भी वैसे ही है, बट यहाँ पर टर्म्स थोड़े अलग हैं भाई। डायग्राम में आपने देखा क्या क्या है, इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल to the interface of two transparent media at the point of incidence all lie in a same plane। ठीक है, तो पहला लॉ लिखना भाई ये फटाफट। भाई मीनिंग समझ में आ रहा है भाई आपसे? वो ये बोल रहा है कि ये ग्लास स्लैब है, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्टेड रे है भाई। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये चारों चीज एक ही प्लेन पे है, ये टेढ़े नहीं हो सकते। ठीक है, दूसरा, अब दूसरा रूल के लिए थोड़ी बहुत मैथ्स की जरूरत पड़ेगी। आप ट्रिग्नोमेट्री अभी आगे पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। थोड़ा सा मैं मैथ्स का पार्ट करा रहा हूं, आप जो यूज भी करेंगे इस साल सीखेंगे। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द सेकंड रूल आल्सो। बट पहले आप ये देखना, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट to the sine of angle of refraction is a constant for a light of a given color and for a given pair of media. This law is also known as Snell's law of refraction. Now, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री बोल के एक चीज होती है जो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए फिलहाल के लिए ट्रू लेके चल रहे हैं। तो क्या लेके चलते हैं, इफ दिस एंगल इज थीटा, तो पहले इसको नाम देते हैं, तो तीन नाम आते हैं। ठीक है भाई, ये अगर 90 डिग्री है, इसको तो आप जानते ही हो, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। जिस एंगल के लिखा इसके अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर और इसके साथ वाले को बेस। याद हो गया क्या क्या बोला भाई, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, उसके साथ वाला बेस, एंड जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेन्यूज। रुद्र जिंदा है भाई या ना है? जिंदा है, मर गया? नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं इन्हें। तो तीन टर्म्स आते हैं इसके अंदर, एक होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा। देखो नाम ही क्या बोल रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज।
भाई ट्राइंगल की साइज क्या हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इनके रेशियो सेम होंगे। इवन इफ आई मेक अ लाइन हियर आल्सो यू वुड फाइंड दे आर इन द सेम रेशियो। ठीक है, अब इन तीनों रेशियो के नाम तो देने ही पड़ेंगे। तो इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसे बोलते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तीन नाम याद हो गए, क्या क्या नाम था? साइन, कॉस और टैन। अब याद करने के लिए एक एक्रोनिम यूज करते हैं कई बार, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ऐसा, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, दोनों में से कुछ भी करोगे याद हो जाएगा। याद हो गए? ये मैथ्स में भी करेंगे भाई। ये जो यहां पर यूज कर रहे हैं वो इस चीज को यूज कर रहे हैं, साइन ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल। इन एंगल्स की टेबल की वैल्यूज भी होते हैं। ठीक है, फॉर ऑल एंगल्स देयर इज अ टेबल मेड, जिसमें से आप साइन 1 डिग्री, साइन 2, साइन 3, साइन 30, साइन 45 सबके एंगल्स की वैल्यू होती है। बेस्ड ऑन दैट दे आर सेइंग यू कैन फाइंड इट आउट। ठीक है, वापस रूल पे पहुंचते हैं। नाउ सेकंड रूल, अब क्या बोला देखो, इतना ही याद रखो, इससे ज्यादा याद करने की जरूरत ही नहीं है। अब ये कोई भी अपॉन में लिखते हो तो रेशियो बोलते ही हैं। ठीक है, ये सेकंड रूल याद करने के लिए बोल रहा हूं। इवन इफ यू राइट दिस sin i by sin r is equal to a constant, तो हो गया, काफी है। अब इसे अंग्रेजी में लिखना हो तो भाई ये दोनों रेशियो, आई, व्हाट इज आई? एंगल ऑफ इंसिडेंस। व्हाट इज आर? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखना ये लिखा है ना, द रेशियो ऑफ, क्योंकि अपॉन में लिखे, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन आई को यही बोला, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस 2 अपॉन हो गया, द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। This is what we call it as also a refractive index भी इसको बोलते हैं। ठीक है, आइज एंगल, एंड दूसरा नाम इसका स्नेल्स लॉ भी होता है। ठीक है, तो आप दूसरा लॉ लिख लो भाई, एंड यू राइट दिस इज कांस्टेंट जो होता है इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, and this is also known as Snell's law. For a particular medium or particular color of light, it is always a constant. ठीक है, now refractive index अगर अभी तक देखा जाए तो बोलते हैं कि डायमंड हैज द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डायमंड, अब क्वेश्चन ये भी आता है, डायमंड के हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने से क्या फायदा हुआ है? कुछ फायदा है इसका? बहुत जगह पे डायमंड यूज करते हैं बिकॉज ऑफ, किस लिए यूज करते हैं डायमंड? ज्वेलरी छोड़ के भी और कहीं इस्तेमाल होता है, ज्वेलरी में भी क्यों यूज करते हैं? इट स्पार्कल्स इन डार्क, एक अलग सा स्पार्कलिंग आता है ना। वो जो स्पार्कलिंग आता है, ग्लास का भी वैसे ही शेप बना लूंगा तो आएगा क्या? भाई नहीं आएगा। वन ऑफ द रीजन फॉर दैट इज हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, कि स्पार्कल करता है बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है, दूसरा, डायमंड
और ग्लास अगर एक ही टाइप का कट करके दे दिया जाए तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई कौन सा डायमंड कौन सा ग्लास? आइडेंटिफाई कर सकेंगे कैसे? ऐसे देख के हार्डनेस कैसे चेक करेंगे? सही बोल भाई। आप कभी भी डायमंड अगर प्योर डायमंड है आपके पास, डायमंड छोड़ के कोई और सब्सटेंस उठा लो, चाकू छुरी लोहा कुछ भी, मिट्टी, जो मर्जी करे, और डायमंड के ऊपर स्क्रैच करने की कोशिश करो, you will find कि you cannot make a single scratch on a diamond. एक सिंगल स्क्रैच नहीं कर सकते। आपको डर लगे अरे यार चाकू से इसे करूंगा तो कहीं दाग ना हो जाए, भाई इसे लोहे के साथ में रख देता हूं और पता नहीं स्क्रैच ना लग जाए, लगेगा ही नहीं अगर प्योर डायमंड है तो। और स्क्रैच लग गया तो इसका मतलब डायमंड नहीं है। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस होता है, एक चीज याद रखना है, ये नहीं कि घर जाके डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, घर पे जाके डायमंड को उठा उठा के फेंक रहे हैं, ठीक है, दैट इज ब्रिटलनेस, टूट जाएगा हो सकता है। हार्डनेस हम लोग बोलते हैं कि कोई एक सब्सटेंस दूसरे के ऊपर मार्क कर सकते हैं कि नहीं, दैट डिसाइड्स द हार्डनेस। इनफैक्ट स्टोन की टेस्ट करने के लिए हम लोग हार्डनेस यूज करते हैं, और दिस इज द स्क्रैचिंग मेथड व्हिच इज यूज्ड। कभी भी आप देखना किसी ज्वेलर के पास अगर आप जाते हैं और आप उसे कोई स्टोन दिखाते कि अरे ये है ये है ये है, तो उनके पास एक सेट ऑफ स्टोन होता है which has different hardness, हर स्टोन की अलग अलग हार्डनेस होती है, तो he tries and put a mark कि भाई किससे हार्ड है, अच्छा इससे हार्ड है, अच्छा इससे हार्ड है, अच्छा इसकी लेवल इससे ऊपर है, इसकी लेवल इससे ऊपर है, उसके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर स्टोन है। क्लियर है भाई ये? तो हार्डनेस का मतलब ये होता है कि आप स्क्रैच मार्क नहीं कर सकते हैं उसके ऊपर कोई भी चीज में। डायमंड की एक और स्पेसशिप्स में भी यूज करते हैं, क्या लगता है कहां पर यूज होता है स्पेसशिप्स में? और कई बार घड़ियों में भी बोलते हैं कि घड़ी में डायमंड यूज किया हुआ है, ऐसा क्यों बोलते हैं ना? वो घिसता नहीं है एक्चुअली डायमंड, दैट इज वन ऑफ द रीजन। ग्लास नहीं, जहां पर वो, ये आज इलेक्ट्रॉनिक वाले नहीं, जो पुराने वाले होते थे विच यूज टू मूव और मैकेनिकल होते थे, उनमें यूज होते थे कि वो घिसे नहीं। ठीक है, बोल किसी को पता भाई क्यों यूज करेंगे? भाई स्पेसशिप्स के जो विंडोज होते हैं, अब बाहर आप अगर बड़ा प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर आप रहते हो, ठीक है, अगर एक लेयर के अल्ट्रा वायलेट रेस से कौन बचाता है? ओजोन लेयर से ऊपर ही तो पहुंच जाते हैं ना जब स्पेसशिप में जाते हैं। उनके जो विंडोज होते हैं अगर ऐसे ना हो तो भाई यूवी रेस आके उनके स्किन और सब चीज को खराब कर दे। तो दी विंडोज ऑफ दो स्पेसशिप्स आर मेड अप ऑफ डायमंड, ठीक है, और वो इतने लाइट को बेंड कर देते हैं उन यूवी रेस को कि लाइट एंटर ही नहीं कर पाता, इट रिफ्लेक्ट्स बैक, ठीक है। एंड ऑब्वियसली दी सेकंड रीजन, इट इज ऑब्वियसली वेरी हार्ड। तो दो रीजंस हैं भाई। आज के लिए इतना ही कर रहे हैं, अगले क्लास में आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कराने के लिए सिखाऊंगा। Thank you, sir. ओके।